टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका 11वां दिन है। आज देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं, पीछे जो हमने पढ़ा है वो खाद व उर्वरक के बारे में अध्ययन किया है। किसके बारे में अध्ययन किया है? खाद व उर्वरक के बारे में। उसमें देखो, जैसे हम बात करें, हमने पढ़ लिया है कि जो खाद होता है और जो उर्वरक होता है उसमें कुछ डिफरेंट भी हमें मालूम चल गया है कि जो उर्वरक का जो उपयोग किया जाता है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है। इससे जो भूमि है उसकी जो उर्वरता शक्ति है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम में हो जाती है। साथ ही यदि हम बात करें, जो खाद का जो उपयोग किया जाता है या उसका उत्पादन किया जाता है वो जंतु अपशिष्ट या पादप अपशिष्टों के द्वारा किया जाता है और इसका जो निर्माण वो खेतों में कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि जो उर्वरक में हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे उर्वरक के कुछ उदाहरण थे, जैसे यूरिया है, जिंक फॉस्फेट, जैसे हम बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये पोषक तत्व युक्त है, ये सब क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं। और खाद का जो निर्माण होता है वो वर्मी कंपोस्ट द्वारा भी किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ खाद होता है, इसमें क्या किया जाता है? खाद निर्माण के समय जो भी खाद होता है, जो गोबर है, ठीक है ना, या फिर हम बात करें अतिरिक्त जो पादप अपशिष्ट है उनको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। वहां पर क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं वो उन्हें अपघटित कर देते हैं और अपघटित करने के पश्चात एक अच्छी खाद में बदल देते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि मिट्टी के उपयोग से, यदि हम बात करें कि मिट्टी में यदि खाद का उपयोग किया जाए तो उस स्थिति में क्या होता है कि मिट्टी में गठन अच्छा होता है और जल अवशोषण क्षमता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि मिट्टी में खाद डाला जाता है तो कहने का मतलब यह है कि मिट्टी में लंबे समय तक क्या रहता है? पानी की मात्रा बनी हुई रहती है, यानी जल अवशोषण की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाता है और उससे मिट्टी में क्या बनी रहती है? नमी बनी रहती है। ठीक है, जिससे पादपों को जल प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता रहता है। साथ ही यदि हम बात करें कि इससे मिट्टी में क्या होता है? सभी पोषकों की पूर्ति भी हो जाती है। जो सभी जो पोषक तत्व होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? मिट्टी से प्राप्त हो जाते हैं पादपों को। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि मिट्टी में इससे क्या होता है कि मिट्टी में पोषकों की पूर्ति का अन्य तरीके की यदि हम बात करें तो उसमें क्या है? एक फसल चक्रण। जो फसल चक्रण की जो तरीका होता है उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी में जो पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। फसल चक्रण का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक ऋतु में फसल को क्या किया जाता है? बदल बदल कर बोया जाता है। यानी कहने का मतलब है एक ही खेत में फसल को बदल बदल कर बोया जाता है, उसे फसल चक्रण की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल बोई जाए। ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करें कि उत्तरी भारत की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है कि एक जो ऋतु होती है उसमें तो किसान क्या करता है? फलीदार जो चारा होता है वो उगाता था। एक ऋतु में तो फलीदार चारा उगाता था, बल्कि जो दूसरी ऋतु में क्या किया जाता था? जो अन्य प्रकार की जो फसल है जैसे गेहूं, उसको क्या किया जाता था? उगाया जाता था, जिससे नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाती थी। आज हम क्या पढ़ेंगे कि खाद के उपयोग से मिट्टी में गठन व जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की पूर्ति हो जाती है, यानी सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। उसमें फिर आगे लिखेंगे कि मिट्टी में पोषकों की पूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है। फसल चक्रण क्या है उसकी परिभाषा लिखेंगे उसके बाद में। तो फसल चक्रण में एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाई जाती है। एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाई जाती है, उसे फसल चक्रण कहा जाता है। ठीक है ना। और फसल चक्रण का हम बात करें कि जो उत्तर भारत में किसान एक ऋतु में तो फलीदार चारा उगाता है और दूसरी ऋतु में क्या उगाता है? गेहूं, जिससे क्या होता है? मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति अच्छी प्रकार से हो जाती है। अब देखो, जैसे हम बात करें नाइट्रोजन की बात आ गई तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लगभग कितनी परसेंट पाई जाती है? कितनी परसेंट पाई जाती है? 78%। देखो कितनी परसेंट पाई जाती है? 78% पाई जाती है। ठीक है ना। लेकिन इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे ही पेड़ पौधे नहीं कर सकते। सीधे ही डायरेक्ट ही पेड़ पौधे इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
बल्कि इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य हम बात करें, जो फलीदार जो वृक्ष होते हैं, पादप, जो फलीदार जो पादप है, जैसे हम बात करें चना है, मटर है, उनकी जो ग्रंथिकाएं होती है, ग्रंथिका मतलब जो गांठें होती है जड़ों में, ठीक है ना, उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। किसमें पाया जाता है? ये फलीदार पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु, जो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है, या नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है, और इससे नाइट्रोजन यौगिकों को क्या कर लेते हैं? पादप ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनमें नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है, और नाइट्रोजन की आपूर्ति होने के कारण जो पादप होते हैं उनमें सही प्रकार से क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज समझ गए होंगे। इसमें जैसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन यदि आ जाए, इस प्रकार से हम बात करें कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताइए, तो क्या नाम बताओगे? राइजोबियम। कहाँ पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी कुल, या फिर जैसे हम बात करें दाल जो पादप होते हैं उनकी मूल ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे, इसके बाद में लाइन चेंज करके लिखना कि खाद के उपयोग से, लाइन चेंज करके लिखना है, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन व मिट्टी के गठन व जल अवशोषण क्षमता में भी जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, यहां तक लिख लिया। इसके बाद में लिखेंगे, इससे मिट्टी में सभी पोषकों की पूर्ति हो जाती है, इससे मिट्टी में सभी पोषकों की पूर्ति हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे कि मिट्टी में पोषकों की पूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण, जिसमें क्या होता है कि फसल को क्या किया जाता है? एकांतर क्रम में बदल बदल कर बोया जाता है। तो लाइन चेंज करके क्या लिखेंगे कि मिट्टी में पोषकों की पूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। मिट्टी में पोषकों की पूर्ति का अन्य तरीका है, अन्य तरीका क्या है? फसल चक्रण। एक मिनट, ऐसे लिखना, अन्य तरीका है फसल चक्रण। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे, फसल चक्रण में एक फसल के बाद फसल चक्रण में एक फसल के बाद
खेत में दूसरी किस्म की, खेत में दूसरी किस्म की दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाई जाती है। फसल एकांतर क्रम में उगाई जाती है। ये किसकी परिभाषा होगी? फसल चक्रण की परिभाषा होगी। यानी फसल चक्रण में एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाई जाती है, वो क्या होता है? फसल चक्रण होता है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे, पहले उत्तर भारत में, पहले उत्तर भारत में उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में यानी एक ऋतु में क्या उगाते थे? फलीदार चारा, और दूसरे में गेहूं। इस फलीदार जो चारा होता है उसकी यदि हम बात करें, जो राइजोबियम जो जीवाणु है उसकी उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आसानी से हो जाता है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। क्या प्राप्त हो जाता है? नाइट्रोजन तत्व है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। ये कहाँ तक हो गया? जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति। उसके बाद में जो कल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खाद व उर्वरक में अंतर। खाद जो उर्वरक है उसमें क्या अंतर है और खाद के क्या लाभ है, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।